Hello everyone, I am Palak Saini, a CA intermediate student, and in this video I am going to explain you Essay 500 Audit Evidence. But before moving ahead, let me introduce you our main cartoon characters. Hey everyone, I am Piku. Hello everyone, I am Vinny. Hey विनी, आज हम कौन सा ऐसे नंबर स्टडी करें? आज हम पढ़ेंगे ऐसे नंबर 500. You mean audit evidence? पर what is audit evidence? Essay 500 Audit Evidence. Now, what is this audit evidence? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे meaning of audit evidence. Audit evidence, information used by auditor in arriving at conclusion on which auditor's opinion is based. मतलब audit evidence एक वो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर यूज़ करता है अपने कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जिस पे ऑडिटर्स का ओपिनियन बेस्ड है. तो ऑडिट एविडेंस वो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर यूज़ करता है अपने कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जिस पे ऑडिटर्स का ओपिनियन बेस्ड है. तो हम इससे ये कह सकते हैं क्या ऑडिट एविडेंस और ऑडिटर्स के ओपिनियन में कुछ रिलेशन है? I think there is a relation. Yes, there is a relation between audit evidence and auditor's opinion क्योंकि audit evidence के बेस पर ही opinion बनता है. Audit evidence includes, अब audit evidence के अंदर क्या क्या आता है? Information in accounting records and other information. नंबर 1, इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन. तो ऑडिट एविडेंस क्या होता है? इन्फॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर अपने कंक्लूजन पहुंचने के लिए जिसपे ऑडिटर्स ओपिनियन बेस्ड है. एंड क्या क्या आता है ऑडिट एविडेंस में? इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है. अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या आता है वो हम बाद में पढ़ेंगे. एंड अदर इन्फॉर्मेशन. But what is that underlying the financial statements mean? के मन में ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि व्हाट इज दिस अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ध्यान से सुनना, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो चीज़ें होती है जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है. दोबारा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स वो चीज़ें हैं जिनके बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है. तो यही है उसका मतलब अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दोबारा से, एज पर एसए 500 मीनिंग ऑफ ऑडिट एविडेंस. ऑडिट एविडेंस वो इन्फॉर्मेशन है जो कि ऑडिटर यूज़ करता है अपने कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए जिस पे ऑडिटर्स का ओपिनियन बेस्ड है. और ऑडिट एविडेंस में क्या क्या आता है? एक तो वो इन्फॉर्मेशन जो कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में है. अंडरलाइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स जिनके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है. एंड अदर इन्फॉर्मेशन. पढ़ेंगे इन्फॉर्मेशन कंटेंट इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में क्या क्या चीज़ें आती है? पहले बात तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में वो सारी चीज़ें आएगी जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में. जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में. नाउ accounting records include, first bullet point, the records of initial accounting entries and supporting records such as checks and records of electronic fund transfers. क्या आता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में? आपकी अकाउंटिंग एंट्रीज, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स सच एज चेक, जितने भी आपने चेक इशू किए, आपने मतलब चेक जितने भी लिए या फिर दिए. एंड रिकॉर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र जितनी आपने ट्रांसफ़र किया उनकी रिसिप्ट. देन सेकेंड, इनवॉइसेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, आपके लेजर्स, जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. एंड लास्ट बुलेट पॉइंट, रिकॉर्ड्स सच एज वर्कशीट्स, स्प्रेडशीट्स सपोर्टिंग कॉस्ट एलोकेशंस, कंप्यूटेशंस, रिकन्सिलेशंस एंड डिस्क्लोजर्स. मतलब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड में इनवॉइसेस भी आएंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स भी आएंगे, आपके लेजर्स, जर्नल एंट्रीज और जितनी भी एडजस्टमेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने करी या फिर जो आपके रिकॉर्ड्स है सच एज वर्कशीट, स्प्रेडशीट, किसी भी चीज़ का एनालिसिस करना, चाहे कॉस्ट एलोकेशन के लिए वर्कशीट बनाई या फिर कंप्यूटेशन के लिए बनाई या फिर मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जिनका इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है वो सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में आएगा. पर हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या क्या इंक्लूड करता है ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑडिट एविडेंस में आते हैं. तो हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स तो पढ़ लिया, अब हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि ऑडिट एविडेंस में आता है. अब ये अदर इन्फॉर्मेशन क्या है? अब हम पढ़ेंगे अदर इन्फॉर्मेशन. अब ध्यान से सुनना, अदर इन्फॉर्मेशन में वो सारी चीज़ें आती है जो कि आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सपोर्ट कर रही है या फिर ऑडिटर के ओपिनियन को सपोर्ट कर रही है. उसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है आपका मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स. ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे कंपनी को कहीं से भी लोन लेना है या फिर लोन देना है या फिर कॉन्ट्रैक्ट उस XYZ ऑर्गेनाइजेशन के साथ करना है या नहीं करना, या फिर ऐसा कोई भी मेजर इम्पैक्ट वाले जो डिसीजंस होते हैं वो हमारी मीटिंग्स में लिए जाते हैं.
हमारी मीटिंग्स में डिसाइड होगा, और ये मिनट्स ऑफ मीटिंग हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सपोर्ट करेंगे एंड अल्टीमेटली ऑडिटर के ओपिनियन को भी सपोर्ट करेंगे। ऑडिटर के ओपिनियन में बहुत ही मेजर इम्पैक्ट डालेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल बताया है अदर इन्फॉर्मेशन के। सबसे पहला मिनट्स ऑफ द मीटिंग, जब ये हमने डिस्कस कर लिया। सेकंड, रिटर्न कन्फर्मेशंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। इसमें मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल आप ऑडिटर हो, आप ऑडिट करने गए, तो जो आपका क्लाइंट है उसने अपनी बुक में लिखा हुआ है कि डेटर का बैलेंस 30 लाख है सपोज, लेकिन उसके डेटर ने अपनी बुक में बैलेंस लिखा हुआ है 5 लाख। मतलब क्लाइंट ऐसा कह रहा है कि मुझे तो डेटर से बैलेंस लेना है 30 लाख, लेकिन डेटर कह रहा है कि मुझे सिर्फ 5 लाख देना है। तो आप ये जो इंफॉर्मेशन की इनकंसिस्टेंसी है, तो आप डेटर के पास भी जाओगे, जो आपके क्लाइंट का डेटर है, कंफर्म करने के लिए कि ये जो इनकंसिस्टेंसी हो रही है दोनों के अमाउंट्स में क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। इधर बोला रिटर्न कन्फर्मेशंस फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स एंड ट्रेड पेबल्स। इवन आप बैंक से भी कन्फर्मेशन लेने जाते हो कई बार। लास्ट बुलेट पॉइंट, मैनुअल्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर जो है इंटरनल कंट्रोल पे गो थ्रू करता ही करता है ताकि वो उसके अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर पाए इंटरनल कंट्रोल की, कंट्रोल रिस्क समझ पाए, इसलिए कि उसे इंटरनल कंट्रोल पे रिलाय करना है या नहीं करना, इंटरनल कंट्रोल की टेस्टिंग करनी है या नहीं करनी। तो हमने ये तीनों बुलेट पॉइंट्स पढ़ लिए। एग्जाम्पल अदर इन्फॉर्मेशन की, तो हमने पूरा ऑडिट एविडेंस की मीनिंग पढ़ा, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ये सब कुछ हमने फर्स्ट पेज का ख़त्म कर दिया। आप मुझे बताओ, क्या ऑडिटर सिर्फ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज़ करेगा एज एन ऑडिट एविडेंस या अदर इन्फॉर्मेशन को भी यूज़ करेगा? शायद ऑडिटर दोनों को यूज़ करेगा। अच्छा, पता नहीं। सर दोनों को यूज़ करेगा, यहाँ पे एंड है आपका इन दोनों के बीच में, इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट पेज पे ये लिखा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन इज जनरली यूज्ड बाय द ऑडिटर टू सपोर्ट हिज ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मतलब हमारा ऑडिटर क्या है, दोनों को यूज़ करेगा, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इन्फॉर्मेशन को भी और अदर इन्फॉर्मेशन को भी अपना ओपिनियन देने के लिए। अब हमने ये पढ़ लिया बेसिक पार्ट, अब हम ये पढ़ेंगे अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंस एंड इट्स नेचर। अब सबसे पहले बताया इट इज क्यूमुलेटिव नेचर। नेचर कैसा है? क्यूमुलेटिव ऑडिट एविडेंस का। क्यूमुलेटिव मतलब हिंदी में जो बनते बनते बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कह रही है आपको कि मेरे पास 30 करोड़ का कैश पड़ा है, इसका ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे। आप सबसे पहले इसका सोर्स चेक करोगे कि इसके मैनेजमेंट के पास इतना सारा कैश आया कहाँ से, क्या सोर्स है उसका, सेल हुई या फिर कोई मशीनरी बिकी, क्या सोर्स है। देन उसके बाद हम उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करेंगे कि इतना आप क्लेम कर रहे हो, इतना ह्यूज अमाउंट का कैश, तो हम मशीन लाके काउंट करेंगे कि कैश इतना है भी या नहीं। जब भी आप किसी असर्शन के लिए एविडेंस लेते हो तो ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार एविडेंस लिया बस हो गया खत्म। आपको धीरे धीरे हर जगह से एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ता है। कभी उसका, जैसे हमने अभी एग्जांपल में पहले उस कैश का सोर्स पता लगाया, देन उसके हम फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक कर रहे हैं, तब आपका धीरे धीरे हर एक 1 बाय 1 आपका ऑडिट एविडेंस स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसी एक बार में नहीं होगा कि आपने एक जगह से बस ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया और हम मान गए कि हाँ ऐसा है, कि ऐसा है जो मैनेजमेंट कह रही है वही है, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट लाइन, primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit. It may, however, also include information obtained from other sources such as previous audits. अब हमें ऑडिट एविडेंस मिलता कहाँ से है? हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है अपने ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने के बाद, रैप करते हैं, फैप करते हैं, तब जाके हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है। लेकिन ऑडिट एविडेंस अदर सोर्सेज से भी मिलता है। अदर सोर्सेज मतलब जैसे आपने प्रीवियस ईयर कोई ऑडिट किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वो भी आपको ऑडिट एविडेंस दिलाने में हेल्प करेगा। अदर सोर्सेज का दूसरा एग्जांपल, हम क्लाइंट के साथ अदर एंगेजमेंट्स में भी इन्वॉल्व है, तो वहां से भी आपको अपने क्लाइंट के लिए ऑडिट एविडेंस मिल सकते हैं। से सुनना, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो चीज़ें होती है, ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशंस एंड डिस्क्लोजर्स, इन सब को लेके मैनेजमेंट कुछ चीज़ें क्लेम करती है। क्लेम उसे कहते हैं एसर्शंस, और इसी एसर्शंस के लिए हम ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हैं। एविडेंस में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आती है? इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट के एसर्शन को सपोर्ट करती है। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट कह रही है हमारी बिल्डिंग है, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करने के लिए आपने मैनेजमेंट से डीड मांग ली, तो वो जो डीड में इंफॉर्मेशन है वो भी आपकी क्या है? ऑडिट एविडेंस। इसी एग्जाम्पल का दूसरा पार्ट, जैसे आपने जो मैनेजमेंट से डीड मांगी थी, उस डीड में किसी और का नाम लिखा है, मतलब वो बिल्डिंग किसी और की है, तो यहाँ मैनेजमेंट के असर्शन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो क्या ये
भी पार्ट बनेगा ऑडिट एविडेंस का? हाँ, ये भी पार्ट बनेगा आपके ऑडिट एविडेंस का। तो यहाँ पे लिखा है ऑडिट एविडेंस कंप्राइजेस बोथ, एक तो इन्फॉर्मेशन जो सपोर्ट कर रही है मैनेजमेंट के असर्शन को, एंड सेकंड एनी इन्फॉर्मेशन जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है मैनेजमेंट के असर्शन को। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट कह रही है हमारी तो बिल्डिंग है, लेकिन मैनेजमेंट कागज नहीं दिखा रही, डीडी नहीं दिखा रही, तो ये क्या है यहाँ पे? एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये भी आपके ऑडिट एविडेंस का पार्ट बनेगी। एंड हमारी नेक्स्ट लाइन में ये दिया है, द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट्स रिफ्यूजल टू प्रोवाइड अ रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर रिक्वेस्टेड रिप्रेजेंटेशन आपके एग्जाम्पल में क्या थी? डीड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट्स ऑडिट एविडेंस। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रिलेशन ऑफ ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर। ये हमने अपने बेसिक में पढ़ा था कि हाँ, ऑडिट एविडेंस एंड ऑडिटर्स के ओपिनियन में रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। अब इस रिलेशन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे? पहले ये वाली लाइन रीड कर दे। मोस्ट ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन फॉर्मिंग द ऑडिटर्स ओपिनियन कंसिस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। मतलब ऑडिटर को अपना ओपिनियन फॉर्म करने के लिए सबसे ज़्यादा काम ही कंसिस्ट करता है ऑब्टेनिंग एंड इवेल्युएटिंग द ऑडिट एविडेंस। तो यहीं से एक वो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्क्राइब हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये, while conducting an audit of a company, the auditors obtain audit evidence and with the help of that audit evidence obtained, the auditor forms an audit opinion on the financial statements of that company. तो इसमें यही बताया कि जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो वो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करता है, इसी ऑडिट एविडेंस पे अपना ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, ये इसको और स्ट्रॉन्ग बना दिया इस लाइन के बाद। देन ऑडिट एविडेंस इज नेसेसरी टू सपोर्ट द ऑडिटर्स ओपिनियन एंड रिपोर्ट। तो ये जो वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप था, ये आप कैसे बताओगे? फर्स्ट लाइन तो ये हो गई, सेकेंड लाइन ये हो गई, थर्ड लाइन ये हो गई, एंड फोर्थ लाइन अब हम पढ़ते हैं। हमारा ऐसे दोस्तों बोलता था कि रीजनेबल एश्योरेंस तभी मिलेगी जब ऑडिटर के पास एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, जिससे आपको ऑडिट रिस्क एकदम ही लो लेवल पे आ जाएगा। तो ये हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़ लिए जिसने हमें बताया कि ऑडिट एविडेंस एंड ओपिनियन जो होता है ऑडिटर का, उसके बीच में कैसा रिलेशन होता है। हम क्वेश्चन बैंक का एक आंसर है उसको रीड करेंगे। ऑडिटिंग इज अ लॉजिकल प्रोसेस, ऑडिटिंग लॉजिकल प्रोसेस है, एंड ऑडिटर इज कॉल्ड अपॉन टू असेस द इक्वालिटीज ऑफ द सिचुएशन। इक्वालिटीज मतलब रियलिटीज। हम ऑडिटर को बुलाते हैं ताकि वो असेस कर पाए सिचुएशन की रियलिटी, एंड रिव्यू द स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट। स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू कर पाए, एंड गिव एन एक्सपर्ट ओपिनियन अबाउट द ट्रूथ एंड फेयरनेस ऑफ सच अकाउंट्स। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रू एंड फेयर व्यू दे। इज ही कैन नॉट डू अनलेस ही इज एग्जामिन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली। और ये सब चीज़ें ऑडिटर तब तक नहीं कर सकता जब तक उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्जेक्टिवली एग्जामिन ना किया हो। ऑब्जेक्टिवली मतलब होता है इंडिपेंडेंट, बिना किसी प्रेशर के, फ्री फ्रॉम बायसनेस। हमारा नेक्स्ट लिखा है ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन कनोट्स क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। कनोट्स मतलब मीनिंग, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का मतलब होता है क्रिटिकल एग्जामिनेशन एंड स्क्रूटनी ऑफ द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। और फिर उसके बाद हमारा लिखा है कि ऑडिटर ये सब क्यों करता है, ताकि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। एंड उसके बाद लिखा है एन ओपिनियन फाउंडेड ऑन अ रेदर रेकलेस। रेकलेस मतलब होता है केयरलेस, एंड नेग्लिजेंट एग्जामिनेशन मतलब अगर वो क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं करता, मतलब अपोजिट करता है ऑडिटर, केयरलेस और नेग्लिजेंट एग्जामिनेशन करता है, तो ऑडिटर के ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है एंड उसको लॉस हो सकता है अपनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग एंड प्रेस्टीज का। उसके बाद ये लिखा है लास्ट लाइन, ही नीड्स एविडेंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फॉर अराइविंग एट हिज जजमेंट। मतलब वही ऑडिटर को अपना कंक्लूजन बनाने के लिए ऑडिट एविडेंस चाहिए। अब हम पढ़ेंगे ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट मतलब एक पर्टिकुलर असर्शन के लिए अच्छा ऑडिट एविडेंस वही है जो सफिशिएंट भी हो और अप्रोप्रिएट भी हो। सफिशिएंट का मतलब होता है क्वांटिटी, नंबर ऑफ एविडेंस, एंड अप्रोप्रिएट का मतलब होता है क्वालिटी। एंड क्वालिटी के साथ ये दो वर्ड और आ जाते हैं, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। छोटा सा नोट पढ़ेंगे सफिशिएंट के ऊपर। पहला बुलेट पॉइंट, सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर असर्शन या अकाउंट बैलेंस के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए बस एक ही हम ऑडिट एविडेंस लेके नहीं घूम सकते, हमें और भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे ताकि हमारा ऑडिट एविडेंस स्ट्रॉन्ग बन जाए। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने नेचर भी पढ़ा था ऑडिट एविडेंस का कि क्यूमुलेटिव नेचर होता है, मतलब हमें
और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। जैसे वो एग्जांपल अगर याद हो मैनेजमेंट वाला, जिसमें वो अपना कैश बता रही थी, तो हमें उस कैश के सोर्सेज देखे थे कहाँ से वो कैश आया, हम उस कैश को काउंट भी करते मशीन लाकर। तो ऐसे सफिशिएंसी मतलब होता है कि एक एविडेंस नहीं, हमें कई सारे ऑडिट एविडेंस, नंबर ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो सफिशिएंसी इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट बुलेट पॉइंट पे। ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, जहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे रोमम जा रहा है, रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो वहाँ पे आपको ऑडिट एविडेंस कैसे चाहिए होंगे? जहाँ पे रोमम हाई है मेरे हिसाब से वहाँ ऑडिट एविडेंस ज़्यादा चाहिए होगा। नहीं, कम चाहिए होगा। बिल्कुल सही, वहाँ पे हमें ऑडिट एविडेंस ज़्यादा चाहिए होंगे। यस, आई एम करेक्ट। थर्ड बुलेट पॉइंट कहता है कि जो हमारी क्वांटिटी है ऑडिट एविडेंस का, वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। तो हमारा क्वालिटी मतलब क्या होता है? रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ठीक है, रेलेवेंस मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर चीज़ हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे ऑडिटर है, ठीक है, सपोज आप ऑडिटर हो, अब आपको पता लगाना है इस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है इन्वेंट्री का, कि हमारे पास इतनी इन्वेंट्री है, तो आपको उस इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं, वहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा ना उस इन्वेंट्री का। मतलब आपको जाके देखना पड़ेगा कि वो इन्वेंट्री एक्चुअल में उतनी है भी या नहीं। आप खाली जो इन्वेंट्री का बिल देख लोगे उससे तो आप पता नहीं लगा सकते। बिल देख के आप क्या पता लगा लोगे? बिल देख के तो सिर्फ आप ये पता लगा सकते हो कि इन्वेंट्री की कंप्लीटनेस, इन्वेंट्री प्रॉपर्ली रिकॉर्ड हुई है या नहीं, पूरी कंप्लीट रिकॉर्ड हुई है या नहीं। लेकिन वो इन्वेंट्री एग्जिस्ट करती है या नहीं, उसके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। तो वो जो बिल देखना वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है, लेकिन वो जो फिजिकल वेरिफिकेशन है वो हमारे लिए रिलेवेंट है। रिलायबिलिटी मतलब किस पे हम रिलाय ज़्यादा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है और वो उसने किसी के वेयर हाउस में रखवा रखी है। अब आप क्लाइंट से रिटर्न नोट लिखवा लो कि हाँ मेरे पास, मैंने कहा है कि मेरे पास इतनी इन्वेंट्री है, मैंने उसके वेयर हाउस में रखवा रखी है। या फिर आप जो वेयर हाउस वाला है उससे रिटर्न नोट लिखवाओ कि हाँ ये जो क्लाइंट है इसकी इन्वेंट्री मेरे वेयर हाउस में ही है। बताओ कौन सा ज़्यादा रिलायबल लग रहा है? वेयर हाउस वाला। या वेयर हाउस वाला क्यों? क्योंकि वो बाहर का है, वो एक्सटर्नल है। अब एक्सटर्नल मतलब कि वो, अब जैसे अगर आप क्लाइंट से रिटर्न नोट लिखवाओगे तो वो हो सकता है झूठ लिख दे, क्या भरोसा वो क्या लिखे है, वो तो अपने आप को ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करने का ही ट्राई करेगा ना। तो यहाँ पे इस केस में हमारे रिलायबल कौन है? वेयर हाउस वाला। दो पड़े, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलेवेंस मतलब जो मैं काम कर रहा हूँ उसके लिए वो चीज़ कितनी रेलेवेंट है, एंड रिलायबिलिटी मतलब हम किस पे रिलाय कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि जहाँ पे इंटरनल एविडेंस जो मिल रहा है हमें वो ज़्यादा रिलायबल हो सकता है एक्सटर्नल से भी ज़्यादा। बट जनरली केसेस में हमारे जो एक्सटर्नल होते हैं वो ज़्यादा रिलायबल होते हैं एज कम्पेयर टू इंटरनल। थर्ड बुलेट पॉइंट में यही था कि हमारी जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है। जैसे अगर हमारी क्वालिटी ज़्यादा है, क्वालिटी हायर द क्वालिटी द लेस में बी रिक्वायर्ड। अगर क्वालिटी हमारी ज़्यादा है तो हमें क्वांटिटी हम थोड़ी कम भी कर सकते हैं, लेकिन वाइस वर्सा नहीं हो सकता। यहाँ पे हम क्वालिटी की कमी को क्वांटिटी से कंपनसेट नहीं कर सकते। हम क्वालिटी की कमी को क्वांटिटी से कंपनसेट नहीं कर सकते। हाई क्वालिटी एविडेंस आ गया तो हम क्वांटिटी को थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास क्वालिटी नहीं मिल रही है प्रॉपर तो हम वहाँ पे उसको क्वांटिटी से कंपनसेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल वो इन्वेंट्री वाला, अगर हमें उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है इन्वेंट्री की तो हमें फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा, हम उसके बिल्स देखकर काम नहीं चला सकते। एग्जाम्पल, आपका क्लाइंट कह रहा है कि मेरे बैंक पे 30 करोड़ रुपए पड़े हैं, ठीक है, पर आप क्या सिर्फ क्लाइंट के कहने पे रिलाय कर सकते हो? नहीं, हमें बैंक की कंफर्मेशन भी लेनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स अ ह्यूज अमाउंट। क्लाइंट के बोलने पे विश्वास नहीं कर सकते, ये अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं माना जाएगा। आप बताओ, अब ये जैसे क्लाइंट से जो हम कंफर्मेशन लेंगे पैसों की और फिर जो बैंक से लेंगे पैसों की, तो कौन सा इसमें ज़्यादा रिलायबल लग रहा है? बाहर वाला, एक्सटर्नल, जो कि बैंक है। यस, बाहर वाला, बैंक वाला, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। आपका ऑडिट एविडेंस अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा, आपको तब भी बैंक से कंफर्मेशन लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो क्लाइंट आपका अपनी कंपनी में डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चाहे किसी से भी साइन करवा ले, तब भी वो बैंक की कंफर्मेशन को रिप्लेस नहीं कर सकता। फॉर क्वालिटी को हम क्वांटिटी से कंपनसेट नहीं कर सकते।
हमारे लास्ट बुलेट पॉइंट में ये लिखा है कि पुअर क्वालिटी को हम क्वांटिटी से कंपनसेट नहीं कर सकते। हम पढ़ेंगे फैक्टर्स टू डिटरमाइन सफिशिएंसी। अब सफिशिएंसी कौन कौन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो सफिशिएंसी कितने की थी, एमआरपी की थी, एमआरपी, एम फॉर मटेरियलिटी, आर फॉर रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड पी फॉर साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। यहाँ पे साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन है। मटेरियलिटी मतलब होता है इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस, जिसका होना या ना होना आपके यूजर के डिसीजन या जजमेंट पे इम्पैक्ट डाले। तो ज़्यादा मटेरियल के केस में आप सफिशिएंसी कैसी रखना चाहोगे। जब assertions ज़्यादा मटेरियल होगी तो हम ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। हाँ विनी, मुझे भी ये लगता है जब हमारी मटेरियलिटी ज़्यादा होगी तो उतना ही ज़्यादा एविडेंस। बिल्कुल ज़्यादा रखना चाहोगे एंड वाइस वर्सा। कम मटेरियल के केस में आप कम एविडेंस यानी कि कम सफिशिएंसी रखोगे। तो ये लिखा है कि जितना इंपॉर्टेंट आइटम होगा, जितना मटेरियल आइटम होगा, वहाँ पे हम सफिशिएंसी ज़्यादा रखेंगे यानी कि ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करेंगे। फैक्टर है हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रोमम। अब जिन एरियाज में रोमम ज़्यादा है वहाँ पे हम कैसे सफिशिएंसी रखेंगे, ज़्यादा सफिशिएंसी। वहाँ पे हम सफिशिएंसी ज़्यादा रखना चाहिए, ऑडिट एविडेंस ज़्यादा ऑब्टेन करना चाहिए एंड वाइस वर्सा। जहाँ पे रोमम कम है वहाँ पे हम ऑडिट एविडेंस या आप कह लो सफिशिएंसी कम करना चाहिए। जीरो पे नहीं बोला मैंने, बिल्कुल ही रिड्यूस नहीं करेंगे, लेकिन हाँ एज कंपेरेबल कम करेंगे। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन, या साइज के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन जो हमारा थर्ड फैक्टर है जिसपे सफिशिएंसी डिपेंड करती है। ये दो टर्म्स है, होमोजीनियस पॉपुलेशन एंड हेटेरोजीनियस पॉपुलेशन। होमोजीनियस मतलब जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन सेम है, मिलती जुलती। हेटेरोजीनियस मतलब जहाँ पे सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग है, एक दूसरे से डिफरेंट है। तो अब आप ही बताओ, होमोजीनियस के केस में आप सफिशिएंसी, आपका ऑडिट एविडेंस कैसा ऑब्टेन करना चाहोगे, ज़्यादा या कम। होमोजीनियस मतलब सेम सेम चीज़ें। हाँ, तो होमोजीनियस के केस में हमें लेस एविडेंस भी चल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे हम सफिशिएंसी कम रखेंगे तो भी चलेगा, आप लेस एविडेंस ऑब्टेन करोगे तो भी चलेगा। लेकिन जहाँ पे हेटेरोजीनियस ट्रांजैक्शंस है, मतलब फॉर एग्जांपल आपके पास कोई कंपनी है और वो कंपनी 100 रुपये की ट्रांजैक्शन में भी डील करती है एंड 1 करोड़ की ट्रांजैक्शन में भी, या फिर वो कंपनी लोन भी लेती है, कैश भी लेती है, तो यहाँ पे सब हेटेरोजीनियस ट्रांजैक्शंस है। तो यहाँ पे आप कैसा एविडेंस ऑब्टेन करना चाहोगे, ज़्यादा एविडेंस। यहाँ पे हम ज़्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना चाहेंगे। पॉपुलेशन बहुत बड़ी है तो हमें सफिशिएंसी कैसे चाहिए होगी, एविडेंस कैसे चाहिए होगा, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पे एविडेंस कैसे चाहिए होगा, कम। तो हमने पढ़ा साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पॉपुलेशन। पढ़ेंगे एप्रोप्रिएटनेस ऑफ ऑडिट एविडेंस। अब हमने एक तो पढ़ लिया सफिशिएंसी, अब दूसरा पढ़ेंगे एप्रोप्रिएटनेस। इसमें हमने एक वर्ड जोड़ा था क्वालिटी, एंड क्वालिटी में 2 टर्म्स और लाए थे, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि रिलेवेंस होता क्या है। अगर हम सिंपल टर्म्स में बोले तो रिलेवेंस मतलब लॉजिकल कनेक्शन। एग्जाम्पल कि अब आपको किसी चीज़ का राइट्स एंड ऑब्लिगेशन चेक करना है तो आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करके वो चेक नहीं कर सकते, आपको वहाँ पे उसका डॉक्यूमेंट या बिल जो भी है वो देखना पड़ेगा, तब आपको राइट एंड ऑब्लिगेशन पता लगेगी उस पर्टिकुलर आइटम की। तो इसका मतलब है कि आप जो कोई काम कर रहे हो या जो आपने एविडेंस ऑब्टेन किया वो आपकी एजर्शन से कनेक्शन उनके बीच में होना चाहिए। जो डॉक्यूमेंट आप ऑब्टेन करोगे उससे तो आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस पता लगा लोगे, लेकिन जो आप फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे उससे आप एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन पता लगाओगे। तो आप जो काम कर रहे हो और आपकी जो एजर्शन है उनके बीच में कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो यही हम पढ़ेंगे रिलेवेंस के पॉइंट में। देखिए आपके यहाँ पे यही लिखा है, appropriateness is the measure of the quality of audit evidence that is its relevance and reliability। हमने क्या पढ़ा था, appropriateness क्वालिटी होती है, इसका मतलब क्वालिटी, एंड इसमें हम 2 टर्म्स और ऐड कर दिया था, relevance and reliability। in providing support for the conclusions, ऐसा एविडेंस होना चाहिए जो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करे जिस पे ऑडिटर्स का ओपिनियन बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने ये क्लेम किया कि वो जो बिल्डिंग है वो हमारी है। अब आप बताओ, अब वो बिल्डिंग मैनेजमेंट की है या नहीं, अब आप ये चेक करने के लिए क्या करोगे। आई थिंक डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स। आप उस बिल्डिंग के डॉक्यूमेंट्स चेक करोगे, वहीं से तो आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली एजर्शन का पता लगेगा, वहीं से तो आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है वो बिल्डिंग मैनेजमेंट की ही है। आप वहाँ पे फिज़िकल जाके फिज़िकल वेरिफिकेशन करके
नहीं चेक कर सकते कि वो बिल्डिंग जो है मैनेजमेंट की है या नहीं। फिजिकल वेरिफिकेशन से आप सिर्फ एग्जिस्टेंस चेक कर सकते हो कि हाँ बिल्डिंग है, लेकिन वो बिल्डिंग किसकी है वो आप चेक कर सकते हो सिर्फ उसके डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसके पेपर्स वगैरह बिल्डिंग के हैं। एक और एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ से। वन मोर एग्जांपल ऑफ रेलेवेंस टू चेक इफ़ अ परचेज हमारी क्या है, ट्रांजैक्शन इज़ कंप्लीट। अभी हम यहाँ पे कंप्लीटनेस चेक करेंगे। यू डोंट लुक एट द परचेज कॉन्ट्रैक्ट, सही है। हमें परचेज की कंप्लीटनेस चेक करने के लिए हम परचेज कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी देखेंगे, उसमें तो क्वांटिटी लिखी होगी, टर्म्स लिखे होंगे, रेट लिखा होगा। हमें कंप्लीटनेस चेक करने के लिए परचेज की हम गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव हुए या नहीं। फॉर दिस वी विल चेक वेरियस डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू रिसीविंग गुड्स लाइक स्टॉक रजिस्टर्स। रेलेवेंस की फर्स्ट लाइन रीड कर दे। रेलेवेंस मीन्स द रिलेशनशिप ऑफ द एविडेंस विद ऑडिट प्रोसीजर्स एंड द असर्शंस बीइंग चेक्ड। ऑलराइट, वही हमने पढ़ा कि रिलेवेंस मतलब होता है कि जो हमारा एविडेंस है, जो हम काम कर रहे हैं, वो आपकी जो एजर्शन चेक हो रही है उनके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। जैसे अगर आप एग्जिस्टेंस की एजर्शन चेक कर रहे हो तो आप वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन करोगे। अगर आप राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की एजर्शंस चेक कर रहे हो तो आप उसके वहाँ पे उस पर्टिकुलर आइटम की डॉक्यूमेंट्स, बिल्स या जो भी ETC सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करोगे। लाइन, a given set of audit procedures may provide audit evidence that is relevant to certain assertions but not others. करेक्ट। अब इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल वो फिजिकल एसेट्स वाला। आपको उसका एग्जिस्टेंस चेक करना है आपके एसेट्स का, तो आप वहाँ पे फिजिकली जाके चेक करोगे, ठीक है। तो वो एविडेंस अप्रोप्रिएट है, आई मीन रेलेवेंट है आपके एग्जिस्टेंस वाले एसर्शन के लिए। ऑन द अदर हैंड, इसी एग्जाम्पल में अगर आपको राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला एजर्शन चेक करना है तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करने पड़ेंगे उस एसेट के। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहे हो, इस जो काम कर रहे हो आप, ये रेलेवेंट है आपकी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एसर्शन एसर्शन के लिए। पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये वाला। For example, confirmation of balance from a customer is a relevant evidence as regards existence of receivable, correct? But it may not be relevant as regards collectibility of the balance due from customer. Okay, I will explain. इसमें ये लिखा है कि जैसे अब आपके क्लाइंट के बुक में डेटर का बैलेंस 25 लाख आ रहा है, लेकिन अब आपको डेटर की बुक में भी यही बैलेंस आ रहा है या नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आप रिटर्न नोट या फिर कैसे भी अपने कस्टमर यानी कि क्लाइंट के डेटर से कंफर्म कर लोगे, तो वहाँ वो बोल देगा कि हाँ आ रहा है, मेरी बुक्स में भी इतना ही 25 लाख आ रहा है बैलेंस। तो उससे आपको एग्जिस्टेंस पता लगी, एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन तो चेक हो गई, लेकिन आपकी कलेक्टिबिलिटी वाली एजर्शन चेक नहीं हुई। उसने तो बोल दिया कि हाँ इतना आ रहा है, लेकिन हमें ये क्या पता कि इतना कलेक्ट हुआ भी या नहीं हुआ, क्योंकि कायदे से जो आपके डेटर्स रिकवरेबल नहीं रहते उनको हमारी कंपनी को राइट ऑफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फेक डेटर्स दिखाएगी तो उससे कंपनी को फ़ायदा है और आपकी एसेट साइड फालतू में इन्फ्लेटेड रहेगी। तो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या इस एग्जांपल पढ़ने के बाद जो बैलेंस है या जो आपका एविडेंस है, क्या वो सभी एजर्शंस के लिए रेलेवेंट है या नहीं? नहीं, सभी एजर्शन के लिए रेलेवेंट नहीं है। करेक्ट, नहीं, आपका जो एविडेंस है वो सभी एजर्शंस के लिए रेलेवेंट नहीं है। जैसे इसी एग्जांपल में जो आप कंफर्मेशन लिया डेटर से, वो आपकी एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन के लिए तो रेलेवेंट था, लेकिन कलेक्टिबिलिटी वाले के लिए रेलेवेंट नहीं था। नेक्स्ट लाइन, ऑल्सो physical observation of inventories is relevant evidence relating to existence but is not appropriate evidence to ensure that the entity owns the inventories. करेक्ट। इन्वेंट्रीज जो होती है मैनेजमेंट की, तो अब आप इन इन्वेंट्रीज की एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन चेक करने के लिए आप फिजिकल ऑब्जर्व तो करके आ जाओगे इन्वेंट्रीज को कि हाँ भाई इन्वेंट्रीज इतनी है, एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन तो चेक कर लोगे, लेकिन ये जो आप फिजिकल ऑब्जर्वेशन करके आई हो, ये जो एविडेंस लेके आई हो, ये हर एक एजर्शन के लिए रेलेवेंट नहीं है। आप इस फिजिकल ऑब्जर्वेशन से ये नहीं बता सकते कि क्या वो जो इन्वेंट्रीज है, हमें ये तो पता लग गया कि हाँ भैया इन्वेंट्रीज है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन क्या वो इन्वेंट्रीज मैनेजमेंट की है या नहीं, एंटिटी की है या नहीं, उसके लिए आपको उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको कोई और सा एविडेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा। लाइन, on the other hand, audit evidence from different sources or of a different nature may often be relevant to the same assertion. For example, checking the terms of the agreement and confirming the same from the third party. अब इसमें ये बोला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बोली है कि जो आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करोगे अपनी एजर्शन चेक करने के लिए,
वो आप एक ही पर्टिकुलर एजर्शन के लिए जो आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, क्या वो डिफरेंट सोर्सेज से कर सकते हो? आप ही बताओ, क्या ये इससे रिलेटेड कुछ चीज़ हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ी थी वीडियो की स्टार्टिंग में? क्यूमुलेटिव नेचर। यस करेक्ट, क्यूमुलेटिव। हमारा ऑडिट एविडेंस कैसा होता है? क्यूमुलेटिव इन नेचर, बनते बनते बनता है। इसमें यही चीज़ बताई है कि जो आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो एक पर्टिकुलर एजर्शन के लिए, उस एविडेंस को आप डिफरेंट सोर्सेज से भी ऑब्टेन कर सकते हो। यानी आप एक एसर्शन के लिए डिफरेंट सोर्सेज से एविडेंस ऑब्टेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपकी कंपनी ने लोन ले रखा है बैंक से, ठीक है, तो अब आप एज अ ऑडिटर आप उसमें और अपनी कंफर्मेशन लाने के लिए आपने एंटिटी के पास जो उस लोन का डॉक्यूमेंट या टर्म, जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड होगा, आप वो चेक करोगे। आपने उसे टर्म वगैरह जो भी उसमें लिखा होगा डॉक्यूमेंट में वो सब पढ़ लिया, ठीक है। फिर आप इसी पर्टिकुलर एजर्शन के लिए इसी एविडेंस को आप डिफरेंट सोर्स से भी कंफर्म करना चाहोगे। कहाँ से? बैंक से। आप बैंक से भी पूछना चाहोगे इस लोन के बारे में। तो आपने देखा, आपने एक ही एविडेंस एक ही एजर्शन के लिए आपने दो जगह से ऑब्टेन करा, दो सोर्सेज। एक तो आपने एंटिटी से ऑब्टेन कर लिया, ठीक है, एंड सेकंड सोर्स आपने बैंक से कंफर्मेशन कर ली। तो हमने इस लाइन में यही पढ़ा कि ऑडिट एविडेंस जो आप ऑब्टेन करोगे वो डिफरेंट सोर्सेज से भी ऑब्टेन कर सकते हो, डिफरेंट नेचर का भी, और वो रेलेवेंट भी होगा। जैसे हमारे एग्जांपल में आपने बैंक से भी किया और आपने एग्रीमेंट एंटिटी से मांगे खुद भी स्टडी किया, तो ये दोनों ही एक ही पर्टिकुलर एजर्शन के लिए ये एविडेंस दोनों ही रेलेवेंट है। नेक्स्ट लाइन, आप कई बार रेलेवेंस को कॉम्पिटेंस भी बोल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस। यू मेजर रिलायबिलिटी बाय डिसाइडिंग वेदर द एविडेंस इज क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब ट्रस्टवर्दी। अब आप बताओ, क्या ऑडिटर जो एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है, क्या उसको वो आंख बंद करके उस पर भरोसा कर लेना चाहिए? नहीं। ओके। हमें आंख बंद करके ऑडिटर को किसी भी एविडेंस को रिलायबल नहीं मान लेना चाहिए। वहाँ पे ऑडिटर को क्या करना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। एक मिनट दोबारा बोलो, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का एक सिंपल सा मतलब होता है क्वेश्चनिंग माइंड। आपको हर चीज़ को एक सवाल भरे नज़रिए से देखना चाहिए। जैसे, क्या ये जो साइन दिख रहा है हमें, ये साइन ओरिजिनल है या नहीं? इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें हर किसी पे शक करना चाहिए या फिर हर किसी को चोर समझना चाहिए, ऐसा नहीं। बस आपको एज अ ऑडिटर अपना एटीट्यूड ऐसा क्वेश्चनिंग माइंड वाला रखना चाहिए। अब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ आप एक और वर्ड ऐड कर लो, वो है बीइंग अलर्ट। अलर्ट रहो। एक और वर्ड ऐड करो, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एविडेंस ऑब्टेन्ड, यानी क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। आपको जो ऑडिट एविडेंस मिल रहा है उसको ऐसे ही नहीं कि आपको मिला और आपने बस उसको रख लिया, जो पेपर मिले डॉक्यूमेंट में बस फाइल में संभाल कर रख लिए। जो आपको मिला है एविडेंस, उसका क्रिटिकली एसेस करो, उसको देखो कि वो सही है या नहीं। अपने एविडेंस को एकदम बिना कुछ क्वेश्चनिंग माइंड लगाए एज अ बेस बनाकर मत रखो, उसको अपने एज अ एटीट्यूड ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की तरह देखो कि आपको जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल है या नहीं। अब आप बताओ, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को लेके कौन से 3 वर्ड आए? क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। यस राइट। रिलायबिलिटी मतलब क्रेडिबिलिटी। अब क्रेडिबिलिटी है या नहीं, उसके लिए ऑडिटर को कौन सा एटीट्यूड रखना चाहिए? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के साथ हमने 3 वर्ड्स और पढ़े थे, क्वेश्चनिंग माइंड, बीइंग अलर्ट, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन्ड। अब हम नेक्स्ट लाइन रीड करते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन reliable audit evidence, information produced by the entity that is used for performing audit procedures needs to be sufficiently complete and accurate. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अब आपका ऑडिट एविडेंस रिलायबल है तो एंटिटी में डैश स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इंटरनल कंट्रोल। यस, इंटरनल कंट्रोल। क्यों? क्योंकि अगर इंटरनल कंट्रोल तो आपका रोमम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट रहेगी कम, और इससे क्या होगा, आपको ऑडिट एविडेंस ज़्यादा रिलायबल मिलेगा, क्योंकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आपके इंटरनल कंट्रोल से ही मिलेगी। अब आपका इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो आपकी इन्फॉर्मेशन कैसी होगी? कंप्लीट एंड एक्यूरेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं एज पर एस 500। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस? ये है SNCC। सबसे पहला है एस, सोर्स।
सोर्स में आएगा आपका इंटरनल और एक्सटर्नल। हमने अभी कुछ देर पहले एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्स के ऊपर थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब आप ये बताओ कि आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो इंटरनल सोर्स से और एक्सटर्नल सोर्स से, तो जनरली, मैंने बोला जनरली, कौन सा सोर्स का एविडेंस ज़्यादा रिलायबल होगा? एक्सटर्नल। यस, एक्सटर्नल सोर्स का। सेकंड फैक्टर है नेचर। अब नेचर में सबसे पहले आएगा डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब जो आप एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो थर्ड पार्टी से, वो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके कर रहे हो, मतलब डायरेक्टली कांटेक्ट करके थर्ड पार्टी को, या फिर आप मैनेजमेंट के थ्रू कर रहे हो, इनडायरेक्टली कर रहे हो थर्ड पार्टी से एविडेंस ऑब्टेन, तो कौन सा वाला ज़्यादा रिलायबल लग रहा है? जो हम डायरेक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं। यस, जो हम डायरेक्टली ऑब्टेन कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, वो ज़्यादा रिलायबल है। अब नेक्स्ट है ओरल और रिटन। अब कौन सा वाला ज़्यादा रिलायबल होगा एविडेंस? रिटन वाला। अब उसके बाद नेक्स्ट है ओरिजिनल या फोटोकॉपीज। कौन सा ज़्यादा रिलायबल होगा ऑडिट एविडेंस? ओरिजिनल वाला। यस, ओरिजिनल वाला। हमारा थर्ड बुलेट पॉइंट है, यानी कि हमारा थर्ड फैक्टर है द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट इज ऑब्टेन्ड। सर्कमस्टांसेस मतलब होता है माहौल। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एंटिटी का ऑडिट करने गए हो, वहाँ पे कुछ भी काम कर रहा है, वहाँ पे अपने काम को कोई रिव्यू ही नहीं कर रहा, वहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए प्रिंसिपल्स ही नहीं बने हुए। जैसे अगर वहाँ पे उसी एंटिटी में कहीं को फ्रॉड हो रहा है तो किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि होने तो फ्रॉड हो रहा है तो होने दो। तो अब आप ही बताओ, यहाँ पे ऑडिट एविडेंस जो आप ऑब्टेन करोगे कैसा होगा? ज़्यादा रिलायबल या कम रिलायबल? कम रिलायबल। ऑब्वियसली कम रिलायबल होगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, आप ऐसी एंटिटी में ऑडिट करने गए जहाँ पे वहाँ पे उस एंटिटी का अगर 50 रुपये भी इधर उधर हो जाए तो वो अच्छे से उसकी इंक्वायरी करते हैं एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल, तो वहाँ पे आपको जो ऑडिट एविडेंस मिलेगा वो ज़्यादा रिलायबल मिलेगा। फोर्थ बुलेट पॉइंट, इंक्लूडिंग द कंट्रोल्स ओवर इट्स प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस वेयर रिलेवेंट। अब फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एंटिटी में है और वो एंटिटी ने जो अपनी इंफॉर्मेशन, जो अपना इंटरनल कंट्रोल है, उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल बना रखा है, मतलब इंटरनल कंट्रोल अच्छा बना रखा है अपनी इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करने में, मेंटेनेंस करने में, तब आप ही बताओ वहाँ पर ऑडिट एविडेंस कैसा होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा रिलायबल होगा। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये जो अभी हमने ये 4 बुलेट पॉइंट्स, ये हमारे फैक्टर्स हमने जो पढ़े, ये आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते। हाँ, ये जनरली बताते हैं कि जो आपका ऑडिट एविडेंस है रिलायबल है या नहीं, लेकिन 100% नहीं बताते। ऐसे कई सारे केसेस आ सकते हैं जहाँ पे ये फैक्टर्स होने के बावजूद आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल नहीं होगा। यानी कि जनरलाइजेशंस अबाउट द रिलायबिलिटी ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ ऑडिट एविडेंस आर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। मतलब ये जो हमने जनरलाइजेशन, ये जो हमने फैक्टर्स पढ़े, जनरली तो ऐसा ही होगा कि ऑडिट एविडेंस रिलायबल है, लेकिन दे आर सब्जेक्ट टू इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सोर्स वाला पढ़ा था, सोर्स वाला फैक्टर, इंटरनल एक्सटर्नल वाला। हमने उसमें बोला था कि जो एक्सटर्नल सोर्स से हम ऑडिट एविडेंस लेके वो ज़्यादा रिलायबल होगा, बट इसकी एक एक्सेप्शन बन सकती है। जो आपका एक्सटर्नल सोर्स वाली थर्ड पार्टी है और जो आपका क्लाइंट है, अगर उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है तो वहाँ पे आपका जो ऑडिट एविडेंस है उसकी रिलायबिलिटी घट सकती है, कम हो सकती है। अब हमारी नेक्स्ट लाइन में ये लिखा है, इवन व्हेन इन्फॉर्मेशन टू बी यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम सोर्सेज एक्सटर्नल टू द एंटिटी। अगर हमने जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन किया है और भले ही एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन किया है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो उसकी रिलायबिलिटी को अफेक्ट करे। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा वो रिलेशन पार्टी वाला। देखो, जनरली तो एक्सटर्नल सोर्स ही बेस्ट है, वहीं पे हमारी रिलायबिलिटी ऑडिट एविडेंस की ज़्यादा है, लेकिन उसमें हमारे कई सारे एक्सेप्शंस भी आ सकती है। अब नेक्स्ट पेज, फॉर एग्जाम्पल, information obtained from an independent external source may not be reliable if the source is not knowledgeable or a management's expert may lack objectivity। इसमें यही बोला है, जो अभी हमने एक्सटर्नल सोर्स का एग्जांपल लिया था, कि आप भले ही एक्सटर्नल सोर्स से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, लेकिन जनरली तो देखो वो रिलायबल होगा, लेकिन उसके एक्सेप्शन हो सकते हैं कि जो जहाँ से आप जिस थर्ड पार्टी से ऑब्टेन कर रहे हो ऑडिट एविडेंस, क्या आप उससे इतनी नॉलेज ही ना हो, कैसे आपकी इन्फॉर्मेशन का रिस्पॉन्स करना है। अब ये जो पॉइंट्स है, अभी हमने जो SNCC पढ़ के आए, यानी कि वो जो फैक्टर्स पढ़ के आए, उन्हीं का एक एक्सटेंशन है। देखो फर्स्ट लाइन, द रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस इज इंक्रीज व्हेन इट इज ऑब्टेन फ्रॉम इंडिपेंडेंट सोर्सेज आउटसाइड द आइडेंटिटी। वही बताया कि अगर आप एक्सटर्नल सोर्स से एविडेंस ऑब्टेन करोगे तो वो ज़्यादा रिलायबल होगा। नेक्स्ट लाइन,
the reliability of audit evidence that is generated internally is increased when the related controls, including those over its preparation and maintenance, imposed by the entity are effective. अब जो हमारी फर्स्ट लाइन थी उसी का अपोजिट करके बता दिया नेक्स्ट लाइन में. फर्स्ट लाइन में तो हमारा बताया था कि अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से एविडेंस ऑब्टेन करें तो रिलायबल ज़्यादा होगा, लेकिन सेकेंड पॉइंट में ये बताया कि अगर आप इंटरनल सोर्स से एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो, दोबारा सुनना, अगर आप इंटरनल सोर्स से एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो तो ऐसा हो सकता है कि वो भी रिलायबल निकले, प्रोवाइडेड दैट वहाँ के इंटरनल कंट्रोल अच्छे हैं, मतलब वहाँ पे जो कंट्रोल है अपनी इंफॉर्मेशन पे, उसकी प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस पे इफेक्टिव है. थर्ड पॉइंट, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन डायरेक्टली बाय द ऑडिटर, फॉर एग्जांपल ऑब्जर्वेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल. अब देखो इसमें ये एग्जांपल दिया है, फॉर एग्जांपल स्टॉक काउंट हो रहा है, ठीक है, और आपको मैनेजमेंट ने इनडायरेक्टली बता दिया कि देखो स्टॉक काउंट हो गया, ये है, ये सब है, आपको लिख कर दे दिया डॉक्यूमेंट में. पर ऑन द अदर हैंड आप खुद से जाके एज ऑडिटर वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, जहाँ पे स्टॉक काउंट हो रहा है, खुद आप वहाँ खड़े होके देख रहे हो, तो बताओ फर्स्ट वाला ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है या सेकंड? कहाँ पे आपको एविडेंस जो है ज़्यादा रिलायबल लग रहा है? सेकंड वाला. करेक्ट, सेकंड वाला ज़्यादा रिलायबल होगा. अब यहाँ पे आगे लिखा है फॉर एग्जांपल इंक्वायरी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ अ कंट्रोल. देखो अभी इसमें ये बताया कि अगर आप एज अ ऑडिटर किसी और से इनडायरेक्टली पता लगा रहे हो कि इंटरनल कंट्रोल कैसा है, वो ज़्यादा रिलायबल होगा वहाँ का एविडेंस, या फिर सेकंड आप खुद देख रहे हो, खुद वहाँ खड़े हो, खुद ऑब्जर्व कर रहे हो एज ऑडिटर, खुद चेक कर रहे हो सब कुछ कि कैसा इंटरनल कंट्रोल है, कैसा जो भी काम हो रहा है कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा आपका ऑडिट एविडेंस रिलायबल होगा. यहीं पे थर्ड पॉइंट में आपको यही बताया. फोर्थ पॉइंट में आपको बताया कि आप जो ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में, वेदर पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, अदर मीडियम, ज़्यादा रिलायबल होगा जो कि आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर रहे हो ओरली. करेक्ट, ये तो हमने अभी पहले भी पढ़ा था. हमारे फिफ्थ पॉइंट पे यही बताया कि आपका जो ऑडिट एविडेंस है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वाला ज़्यादा रिलायबल होगा एज कम्पेयर टू फोटोकॉपीज़ वाला. हमारे सिक्स पॉइंट में बताया है सर्कमस्टांसेस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन हैव अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द रिलायबिलिटी ऑफ द ऑडिट एविडेंस. करेक्ट, आपकी जो मैनेजमेंट, जो आपकी एंटिटी है, वो सर्कमस्टांसेस मतलब कितनी सिंसियर है इन्फॉर्मेशन को लेके, कितनी अवेयर है, कैसा एक्शन लेती है अगर कुछ भी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन हो जाती है, तो उस पर भी हमारा ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी डिपेंड करती है. तो ये जितने भी ये पॉइंट्स है, ये 6 पॉइंट्स, ये आपके जो आपने जो अभी एसएनसीसी पढ़ा, एसएनसीसी मतलब आपने जो अभी फैक्टर्स पढ़े जो इन्फ्लुएंस करते हैं अभी कुछ देर पहले, उन्हीं का एक तरीके से एक्सटेंशन है. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस. अब यहाँ पे हम ऑडिट एविडेंस के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे. सम ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन बाय द परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. हम ऑडिट एविडेंस कैसे ऑब्टेन करते हैं? हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं टू टेस्ट द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. हम आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में अभी हमने कितने सारे पढ़े थे, क्या क्या आता है आपका लेजर, स्प्रेडशीट, वर्कशीट, कॉन्ट्रैक्ट एंड ETC, BRS, सब कुछ जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने में आपका यूज़ हुआ है सब कुछ आता है आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में. नेक्स्ट, through the performance of such audit procedures, the auditor may determine that the accounting records are internally consistent and agree to the financial statements. Correct. इस लाइन में यही बताया कि हम ऑडिट प्रोसीजर्स क्यों परफॉर्म करते हैं, जिससे ऑडिटर पता लगा सके कि जो हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो मैच कर रहा है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या नहीं, मतलब आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंटरनली कंसिस्टेंट है या नहीं, मतलब जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में हो रहा है वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है या नहीं. अब हमारी नेक्स्ट लाइन जो कि इम्पॉर्टेंट हम बोल सकते हैं, मोर एश्योरेंस इज ऑर्डिनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम consistent audit evidence obtained from different sources or of a different nature than from items of audit evidence considered individually. ये लाइन फिर से एक पुराने टॉपिक की तरफ इशारा कर रही है. अब आप बताओ कौन सा होगा वो पुराना टॉपिक? क्यूमुलेटिव नेचर. यस, इट्स क्यूमुलेटिव. इसमें यही लिखा है कि आपको ज़्यादा एश्योरेंस तब मिलेगा जब आपको ऑडिट एविडेंस मिलेगा डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट नेचर का, जो कि कंसिस्टेंट होना चाहिए, देन फ्रॉम द आइटम्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कंसिडर्ड इंडिविजुअली. एग्जाम्पल आपका वही बैंक वाला, अगर जैसे कंपनी कह रही है हमने लोन ले रखा है, तो आप कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो भी आपको डॉक्यूमेंट देगी, एग्रीमेंट देगी, आप वो भी चेक करोगे, प्लस आप बैंक से भी कंफर्मेशन लोगे. तो ये जो आप ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करो डिफरेंट सोर्सेज से ऑब्टेन करा, और ये कंसिस्टेंट भी होना चाहिए, और जब दोनों कंसिस्टेंट होगा तो हमारा एश्योरेंस कैसा होगा?
हाय, आप मुझे बताओ कि आपको एक पर्टिकुलर एसर्शन के लिए जो ऑडिट एविडेंस आपने लिया है, ऑब्टेन किया है, वो बस एक सोर्स से लिया है. ऑन द अदर हैंड, आपने एक ही पर्टिकुलर एसर्शन के लिए ऑडिट एविडेंस जो लिया है डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से लिया है, डिफरेंट नेचर का, जो कि आपस में कंसिस्टेंट है. अब आप ही बताओ कहाँ पे आपको जो ऑडिट एविडेंस होगा ज़्यादा अच्छा मिलेगा, आपको कहाँ पे ज़्यादा एश्योरेंस मिलेगी. सेकंड वाला. सेकंड वाले में अब नेक्स्ट में लिखा है इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर सोर्सेज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंटिटी दैट द ऑडिटर में यूज एज ऑडिट एविडेंस में इंक्लूड कंफर्मेशंस फ्रॉम थर्ड पार्टीज, एनालिसिस रिपोर्ट्स एंड कंपेरेबल डेटा अबाउट द कॉम्पिटिटर्स. आई विल एक्सप्लेन ये क्या कहना चाह रहे हैं. मैं बताऊँ आपको बहुत ही सिंपल चीज़ बताइए कि आप जो इन्फॉर्मेशन लोगे इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी, कैसे कैसे ले सकते हो. इंडिपेंडेंट ऑफ एंटिटी मतलब एक्सटर्नल. आप थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन ले सकते हो, ये तो हमें पता है. एनालिस्ट रिपोर्ट, एनालिस्ट रिपोर्ट कैसे हेल्प करेगा? सेम क्वेश्चन. अब जैसे सही क्वेश्चन पूछा, एनालिस्ट रिपोर्ट, ऑडिट एविडेंस, एंटिटी, इन सब का क्या कनेक्शन बैठ रहा है. आई विल टेल यू. एनालिस्ट जो होते हैं डिफरेंट डिफरेंट एंटिटी को देख के रिपोर्ट बनाते हैं. अब एनालिस्ट ने जो रिपोर्ट बनाई और मैनेजमेंट जो बता रहा है, अगर उन दोनों में इनकंसिस्टेंसी है, मतलब इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे है, तो या तो एनालिस्ट गलत है या एंटिटी गलत है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा ऑडिट एविडेंस की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में. फिर हमारा है कंपेरेबल डेटा अबाउट कॉम्पिटिटर्स. ये क्या है? इसमें यह है कि अगर आप जिस एंटिटी का आप ऑडिट कर रहे हो, आप वो इंडस्ट्री तो आई होप आप सबको पता हो, उस इंडस्ट्री में सपोज जीपी रेशियो चल रहा है 25% और आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हो वो कमा रही है सिर्फ 2%, मतलब कुछ तो गड़बड़ है. इस तरह से हमने अपना ये सोर्सेज ऑफ ऑडिट एविडेंस वाला टॉपिक भी खत्म कर लिया. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे. अब हमारा सबसे सिंपल टॉपिक टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस, नेचर के बेस पे, सोर्स के बेस पे. नेचर में 3, विजुअल, ओरल, डॉक्यूमेंट्री, एंड सोर्स में 2, इंटरनल, एक्सटर्नल. अब हम पढ़ेंगे नेचर के बेस पे जो हमने 3 बोले थे, विजुअल, ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. विजुअल ऑडिट एविडेंस वो जहाँ पे हम ऑडिटर खुद अपनी ऑब्जर्वेशन से एविडेंस ऑब्टेन कर रहा है. एग्जाम्पल स्टॉक काउंट. ये एग्जाम्पल अभी हमने कुछ देर पहले भी पढ़ा था कि क्लाइंट जो अपना स्टॉक काउंट कर रहा है एंड ऑडिटर वहाँ उसी के पीछे खड़े होकर देख रहा है कि अच्छा ये भी सब देख रहा है. ठीक है. देन सेकंड ओरल ऑडिट एविडेंस. ये भी सबसे सिंपल, जहाँ पे कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो वहाँ पे जो ऑडिटर है वो डिस्कस कर लेगा मैनेजमेंट के साथ, TCWG के साथ. देन फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन फॉर्म ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स. एग्जाम्पल सेल्स इनवॉइस, परचेज इनवॉइस एटसेट्रा. अब हम पढ़ेंगे सोर्स के 2 टाइप्स, इंटरनल, एक्सटर्नल. इंटरनल मतलब वो ऑडिट एविडेंस जो आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो रहा है, क्रिएट हो रहा है. अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, ऑर्गेनाइजेशन सेल भी कर रही है, परचेज भी कर रही है. ठीक है. सेल इनवॉइस वो ला रही है और परचेज इनवॉइस दे रही है. तो अब सेल इनवॉइस और परचेज इनवॉइस में से कौन सा इंटरनल है, कौन सा एक्सटर्नल है, बताओ आप. सेल इनवॉइस है इंटरनल और परचेज इनवॉइस है एक्सटर्नल. सेल इनवॉइस है इंटरनल एंड परचेज इनवॉइस एक्सटर्नल. क्यों? क्योंकि सेल इनवॉइस, अब आप सेल कर रहे हो, अब वो आप सेल का इनवॉइस कहाँ बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हो, इंटरनल. लेकिन आप जब किसी से परचेज कर रहे हो तो वो आपको परचेज इनवॉइस जो मिला है कौन दे रहा है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बना रहे हो कि आपको बाहर से कोई दे रहा है, बाहर से दे रहा है ना, तो परचेज इनवॉइस इज योर एक्सटर्नल. इंटरनल वाला फॉर एग्जाम्पल कॉपीज ऑफ बिल गिवन टू कस्टमर्स. यहाँ पे आपकी सेल इनवॉइस की बात हो रही है. कॉपीज ऑफ बिल गिवन टू कस्टमर्स, एम्प्लॉयज वेज शीट्स एटसेट्रा. इंटरनल वाला लेस रिलायबल होता है व्हेन कंपेयर टू एक्सटर्नल. ठीक है. एंड दिस इज प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर बाय द सोर्सेज इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन. वही अंदर वाले लोग देते हैं. एक्सटर्नल ऑरिजिनेट्स आउटसाइड क्लाइंट्स ऑर्गेनाइजेशन, बाहर ऑरिजिनेट्स हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल परचेज इनवॉइस, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट एक्सटर्नल हुई तो ये बताओ क्या कैश बुक भी एक्सटर्नल होगी? बताओ. नहीं, कैश बुक इंटरनल होगी. आपकी कैश बुक इंटरनल होगी. ये वाला होता है आपका मोर रिलायबल एंड इट मे समटाइम्स बी ऑब्टेन्ड डायरेक्टली बाय द ऑडिटर फ्रॉम द सोर्सेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. तो हमारा इस तरह से टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंस कंप्लीट हो गया. तो अपने नेक्स्ट छोटे से टॉपिक पे इनकंसिस्टेंसी इन और डाउट्स ओवर रिलायबिलिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस. सबसे पहले इनकंसिस्टेंसी. आपको जो ऑडिट एविडेंस मिला उसकी इन्फॉर्मेशन में आपको इनकंसिस्टेंसी हो रही है. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने लोन लिया था बैंक से. ठीक है. मैनेजमेंट ने जो आपको एग्रीमेंट दिया
और जो आपने बैंक से कंफर्मेशन करके जो डॉक्यूमेंट लिया, उन दोनों में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उनमें इनकन्सिस्टेंसी है, मैच नहीं हो रही। ये प्लस आपको ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट हो रहा है मतलब आई विल टेल, आपने ऑडिट एविडेंस किसी एक्सटर्नल सोर्स से ऑब्टेन किया। अब आपको ये बात पता है जनरली एक्सटर्नल सोर्स से जब हम ऑब्टेन करते हैं तो आपकी रिलायबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेरेबल टू अगर आप इंटरनल सोर्स से कर रहे हो। बट आपको बाद में पता चला कि जब आपने एक्सटर्नल सोर्स से ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करा, जिससे भी करा, उसको इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा डाउट हो रहा है उसकी रिलायबिलिटी पे। इस केस में ऑडिटर क्या करेगा? अगर उसको इनकन्सिस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल रही है, इनकन्सिस्टेंट ऑडिट एविडेंस मिला, या फिर ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी पे डाउट है, तो इस केस में आपका ऑडिटर या तो देखेगा कि क्या मॉडिफिकेशन या क्या एडिशन होने चाहिए उसके ऑडिट प्रोसीजर्स में टू रिसॉल्व द मैटर, या फिर उसका मैटर का इफेक्ट अपने अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में भी कंसिडर करेगा। तो इस छोटे से टॉपिक में यही बताया, अगर आपको एज ऑडिटर इनकन्सिस्टेंसी मिल रही है या फिर ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी में डाउट हो रहा है, तो सबसे पहले नंबर 1 ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में चेक करेगा क्या क्या मॉडिफिकेशंस होने चाहिए या क्या एडिशंस होने चाहिए टू रिसॉल्व द मैटर, एंड उसका इफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट में भी कंसिडर करेगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। कौन है एक्सपर्ट? ये ऑडिटर का नहीं, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट है, ठीक है। अब या ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्टाइज है अदर देन फील्ड अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, और जिसका काम यूज किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपरेशन में। दोबारा से सुनना, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सपर्टीज है अदर देन अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के फील्ड में, और जिसका काम यूज किया गया है एंटिटी द्वारा अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, वो होता है हमारा मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट। क्वेश्चन ये है, क्या ऑडिटर ये जो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट जो चीजें बता रहा है, जो उसके द्वारा जो चीजें वो एक्सप्लेन कर रहा है, क्या उन चीजों का यूज कर सकता है? आंसर मी। पर कुछ कंडीशंस है। वो अब हम पढ़ेंगे आगे। क्या मैनेजमेंट का जो एक्सपर्ट जो काम बता रहा है ऑडिटर उसको यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट वो CCOUA चेक कर ले। अब क्या है ये CCOUA? यहाँ पे यही लिखा है, आपको उस इंफॉर्मेशन को एज एन ऑडिट एविडेंस यूज करना है, और उस काम को बनाया किसने? उस इंफॉर्मेशन को मैनेजमेंट्स एक्सपर्ट ने। तो क्या ऑडिटर इस काम को यूज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट ये कुछ चीजें हैं जो उसको चेक करनी पड़ेगी ऑडिटर को, और यही वो चीजें हैं CCOUA। पहले ऑडिटर चेक करेगा एक्सपर्ट की CCO, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिविटी। अभी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटीज, ऑब्जेक्टिविटी मतलब देखो, कैपेबिलिटी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर्स, स्किल्स, प्रोसेसेस एंड नॉलेज दैट अफेक्ट्स एन आउटकम। मतलब कैपेबिलिटी आपकी कॉम्बिनेशन आपका बिहेवियर, स्किल, प्रोसेस, नॉलेज की, और कॉम्पिटेंसी होती है आप इन स्किल्स, बिहेवियर, प्रोसेस, नॉलेज को कैसे अप्लाई कर रहे हो, अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए। एंड ऑब्जेक्टिविटी मतलब होता है विदाउट बायसनेस, फ्री फ्रॉम एनी प्रेशर। ऑडिटर चेक करेगा क्या एक्सपर्ट के पास कैपेबिलिटी थी, मतलब स्किल थी, क्या एक्सपर्ट ने उन स्किल्स को यूज अप्लाई करा या नहीं करा, कॉम्पिटेंस। एंड क्या जो वो एक्सपर्ट है जिसने आपको जिसकी इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, वो ऑब्जेक्टिवली उसने इवेल्युएट करी थी इंफॉर्मेशन या नहीं। मतलब ऐसे तो नहीं उसने मैनेजमेंट के साथ कुछ प्लान वगैरह करके या थोड़ी बायसनेस लाके वो इंफॉर्मेशन इवेल्युएट करी हो। फिर हमारा सेकंड बुलेट पॉइंट है, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। अब ऑडिटर जो एक्सपर्ट ने जो काम किया उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। कैसे? अब जैसे एक्सपर्ट ने किसी मशीनरी की लाइफ बता दी 50 साल, तो मैं एज एन ऑडिटर एक्सपर्ट से पूछूंगा कि आपने जो 50 साल लाइफ बताई है कैसे बताई, क्या आपने इससे पहले कोई मशीन ऐसी ही देखी हो, उसमें भी वो भी ऐसी 50 साल चली हो या नहीं चली हो, क्या बेसिस था आपका ये बताने का इंफॉर्मेशन। अब हम एक्सपर्ट के काम को ऐसी आंख बंद करके विश्वास नहीं कर लेंगे, हम पता लगाएंगे कि ऑन व्हाट बेसिस तुम इस कंक्लूजन पे पहुंचे हो। एंड थर्ड पॉइंट, वैल्यूएट द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ दैट एक्सपर्ट्स वर्क
एज ऑडिट एविडेंस फॉर द रेलेवेंट एजर्शंस। मतलब जो मैनेजमेंट्स के एक्सपर्ट ने जो काम करा है, क्या वो मेरी एजर्शन से उनके बीच में कोई कनेक्शन है भी या नहीं। एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने ऐसा एक्सपर्ट हायर करा है जो मैनेजमेंट की मशीनरी की सर्विसेज करता है, तो क्या वो मेरी एजर्शन के लिए कुछ लॉजिकल कनेक्शन है? नहीं है। उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई इम्पैक्ट तो आ ही नहीं रहा। आपका CCO, U से अंडरस्टैंडिंग और R से अप्रोप्रिएटनेस। तो क्या चेक करेगा ऑडिटर? CCOUR। अगर उसको मैनेजमेंट के एक्सपर्ट ने जो काम इंफॉर्मेशन बताई है, अगर वो उसको यूज करनी है अपने ऑडिट एविडेंस में। ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। अब आपको सबको पता होगा कि कौन कौन से प्रोसीजर्स हम यूज करते हैं जिससे जो ऑडिटर है अपने कंक्लूजन पे पहुंच पाता है एंड उस कंक्लूजन पे अपना ओपिनियन दे पाता है। सबसे पहले हम रैप यूज करेंगे, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, देन फैप, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, एंड फैप में हमारी दो चीजें और आती है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। एंड आगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स भी इंक्लूड करता है टेस्ट ऑफ डिटेल्स एंड सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स। तो जो आपके रैप और फैप, रैप मीन्स रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फैप मीन्स फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स, ये एक ब्रॉडर टर्म्स है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। पर आपका ये जो रैप और फैप है ये इंक्लूड करता है ये चीजें। और ये चीजें क्या है? इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस, एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड इंक्वायरी। अब हम इनको याद कैसे करेंगे? देखो, हम इनको याद करेंगे AEIOU। आई होप आप सबको ये पता ही होगा, ये हम सब ने अपने अपने बचपन में पढ़ा है। AEIOU। A से एनालिटिकल प्रोसीजर, E से आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I से आपका इंस्पेक्शन, O से आपका ऑब्जर्वेशन एंड U से आपका रिकैलकुलेशन, एंड बाकी दो बचे रीपरफॉर्मेंस एंड इंक्वायरी। या आप ऐसे ही अपने लास्ट में लर्न कर लेना। तो हमारे मेन ये हो गए AEIOU। A से आपका हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर, E से हो गया एक्सटर्नल कंफर्मेशन, I से इंस्पेक्शन, O से ऑब्जर्वेशन एंड U से रिकैलकुलेशन। रिकैलकुलेशन इसलिए वहाँ U लगा है वहाँ पे, रिकैलकुलेशन। एंड लास्ट में दो रीपरफॉर्मेंस एंड इंक्वायरी। अब ये अब आपके जो रैप और फैप वो है ब्रॉडर टर्म और वो इंक्लूड करते हैं ये 7 स्टेप्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस, जिससे ऑडिटर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करता है और वो कंक्लूजन एज अ बेस यूज होता है ऑडिटर को ओपिनियन देने में। देन अब हम इनकी ही ये जो 7 पॉइंट्स है इनकी अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या ये जो 7 पॉइंट्स जो जिनकी अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ये 7 पॉइंट्स आप सिर्फ रैप में यूज करते हो या सिर्फ फैप में, या फिर दोनों में? रैप में भी कुछ यूज कर सकते हो और फैप में भी। आंसर मी? दोनों में। यस, हम दोनों में यूज करते हैं। और ये सब पढ़ेंगे कहाँ? फैप में कौन सा यूज होता है, रैप में कौन सा यूज होता है, ये हम पढ़ेंगे आपके चैप्टर नंबर 4 में। आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या जब आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगा रहे होगे तो क्या उस पर ये जो 7 पॉइंट्स है या किस चीज को चेक करने के लिए यूज कर रहे होगे? assertion, यस, आपकी एजर्शन। अब एक और क्वेश्चन, जो अभी 7 पॉइंट्स है इनको आप इंटरनल कंट्रोल चेक करने में यूज कर सकते हो। हाँ। आंसर है कि आप इन 7 पॉइंट्स को इंटरनल कंट्रोल हो, चाहे कोई भी अकाउंट बैलेंस हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई चीज हो, आई मीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड एजर्शन, आप इन 7 पॉइंट्स को कहीं भी यूज कर सकते हो। अब जो एंटिटी में जो चेकिंग होगी वो इन पॉइंट्स से ही होगी। पर हम इंटरनल कंट्रोल में ऐसा क्या चेक करेंगे इन पॉइंट्स को लगाकर? क्वेश्चन पूछा कि हम इंटरनल कंट्रोल में ऐसे क्या चेक करेंगे इनको लगाकर? हम इंटरनल कंट्रोल में ये चेक करेंगे कि प्रॉपर्ली डिजाइन है या नहीं, इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर्ली ऑपरेट कर रहा है या नहीं, एंड लास्ट इंटरनल कंट्रोल कंटिन्यूअसली ऑपरेट कर रहा है या नहीं। सबसे पहला पॉइंट उठाते हैं, आई मीन सबसे पहला टॉपिक इंस्पेक्शन। अब इंस्पेक्शन में क्या होता है? हम एग्जामिन करते हैं आपकी रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स को। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर हम एक मशीनरी का बिल चेक कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्शन। यस, इंस्पेक्शन। अब इसी के आगे इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट, अब हम जब मशीनरी का बिल चेक कर रहे हैं तो हम कौन सी एजर्शन चेक कर रहे हैं?
राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली एजर्शन। वेरी गुड, हम चेक कर रहे हैं राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाली एजर्शन। ठीक है, अब हम एग्जामिन करते हैं आपके रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स, वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, अब चाहे पेपर फॉर्म में हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो और अदर मीडिया। आपके इंस्पेक्शन में आपका फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसिड भी आता है। अब बताओ, फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ एसिड कर रहे हैं हम, तो कौन सी एजर्शन चेक कर रहे हैं? एग्जिस्टेंस एजर्शन। यस, हम एग्जिस्टेंस एजर्शन चेक कर रहे हैं। अब कई केसेस में ऐसा होता है कि जब आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे होते हो किसी भी चीज का, तो वहां पे एग्जिस्टेंस के साथ आपकी वैल्यूएशन वाली एजर्शन भी चेक हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सीमेंट की जो बोरियां होती है, आप वो चेक करने गए, वहां पे एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन चेक कर लिया आपने फिजिकल एग्जामिनेशन से, मगर आपने जो सीमेंट देखा तो सीमेंट जो है जम गया था, मतलब पत्थर का हो गया था। तो अब बताओ, क्या ये जो सीमेंट जम गया है, इसका सीमेंट की उसकी वैल्यूएशन में भी कुछ इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? आएगा इफेक्ट। यस, आएगा, क्योंकि अब एंटिटी को वो जो जम गया है, सीमेंट पत्थर का हो गया है, उसको उसे राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो ऐसे इधर दो एजर्शन चेक हो गई फिजिकल एग्जामिनेशन से, आई मीन इंस्पेक्शन से, एक तो एग्जिस्टेंस वाली और एक वैल्यूएशन वाली। आपका इंस्पेक्शन आपको क्या करता है? प्रोवाइड्स ऑडिट एविडेंस ऑफ वेरिंग डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड सोर्स। अब जैसे अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था, अगर आप इंटरनल डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिन किया है तो आपकी रिलायबिलिटी कैसी होगी? कम, एज कंपेरेबल टू अगर आपने एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स का एग्जामिन किया है इन जनरली केसेस। आपको इंस्पेक्शन से डिफरेंट डिग्रीज ऑफ रिलायबिलिटी का एविडेंस मिलता है, प्लस डिपेंडिंग ऑन देयर नेचर एंड सोर्स। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा था नेचर, सोर्स। ठीक है, एग्जाम्पल डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू ऑथराइजेशन। बट व्हाट इज ऑथराइजेशन? क्वेश्चन पूछा, आप सभी के मन में भी ये क्वेश्चन अराइज होगा कि व्हाट इज दिस ऑथराइजेशन मीन्स। ऑथराइजेशन मतलब ट्रांजैक्शन के अप्रूवल, रिकंसिलेशन, और ये सब किसका पार्ट होता है? आपके इंटरनल कंट्रोल का, क्योंकि ना ये कोई लेजर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंट बैलेंस है, ये सब आपके इंटरनल कंट्रोल का पार्ट होता है। किसी एंटिटी की डॉक्यूमेंटेशन चेक कर रहे हो रिलेटेड टू ऑथराइजेशन। अब आप बताओ यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर? टेस्ट ऑफ कंट्रोल। आप यहाँ पे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे हो। आप क्या बता सकते हो, इंस्पेक्शन में आप सिर्फ टेस्ट ऑफ डिटेल कर रहे हो या टेस्ट ऑफ कंट्रोल भी कर रहे हो? दोनों। सब कुछ कर रहे हो। और आपको कैसे पता चला? इस एग्जाम्पल को पढ़ने के बाद। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आपका ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है विटनेसिंग अ प्रोसेस बीइंग परफॉर्म्ड बाय अदर्स, मतलब दूसरे लोग काम कर रहे हो और आप उनको देख रहे हो। जैसे क्लाइंट इन्वेंटरी काउंट कर रहा है या करवा रहा है, क्योंकि वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आपका ऑडिटर वहां पे खड़े होकर देख रहा है कि हाँ वो सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। या फिर क्लाइंट कोई प्रोसीजर अप्लाई कर रहा है तो ऑडिटर वहां खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहा है कि सही कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी कहते हैं ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल, द ऑडिटर में ऑब्जर्व द काउंटिंग ऑफ इन्वेंटरीज बीइंग परफॉर्म्ड बाय क्लाइंट्स पर्सनल, मतलब क्लाइंट के लोग काम कर रहे हैं, वहां पे इन्वेंटरी काउंट कर रहे हैं और ऑडिटर ऑब्जर्व कर रहा है उन्हें। ये अपने नेक्स्ट एक्सटर्नल कंफर्मेशन। अब देखो इसमें ये बताया है कि ये ऑडिट एविडेंस है जो कि ऑडिटर ऑब्टेन करता है एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी इन पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और अदर मीडियम। अब देखो, ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया है कि जब ऑडिटर को अपने क्लाइंट के जो डेटर है उससे कंफर्मेशन लेने के लिए उसको रिटर्न भेजना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट या जो भी लिखकर वो भेजेगा। डेटर से पूछेगा कि बताओ क्या आपकी बुक में भी हमारे क्लाइंट का बैलेंस उतना ही आ रहा है जितना क्लाइंट ने हमें बताया है आपका बैलेंस। तो वहां पर वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले रहा है रिटर्न में, किससे? थर्ड पार्टी से। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपकी एंटिटी बता रही है कि उसने बैंक से इतना इतना लोन ले रखा है। अब आपने एंटिटी के पास जो टर्म वगैरह या डॉक्यूमेंट होगा उसमें तो आपने चेक कर लिया, मगर आप बैंक से भी कंफर्मेशन लेना चाहोगे तो आप एज एन ऑडिटर बैंक से भी कंफर्मेशन लोगे रिटर्न में, तो वो भी आपके एक्सटर्नल कंफर्मेशन का एग्जांपल है। और एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैसे हो सकता है? पेपर फॉर्म में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक में भी और अदर मीडियम में भी। आगे एक्सटर्नल कंफर्मेशन रेलेवेंट है व्हेन एड्रेसिंग assertions with certain account balance and their elements। अब आपका एक्सटर्नल कंफर्मेशन रेलेवेंट तो है अकाउंट बैलेंस वाली एजर्शन के लिए, लेकिन ये कई बार फेल भी हो जाता है। अब भी हमने कुछ देर पहले एग्जांपल पढ़ा था फेल होने का, ये कि जब आप अपने क्लाइंट की डेटर से
कंफर्मेशन लोगे तो आपने उसका एग्जिस्टेंस वाली एजर्शन तो चेक कर ली, मगर आपने कलेक्टिबिलिटी वाली एजर्शन चेक नहीं करी। आपको क्या पता कि वो जो डेटर में भी जो अपनी बुक में क्लाइंट का अमाउंट लिखा हुआ है, आई मीन क्लाइंट का बैलेंस लिखा हुआ है, वो उसे दे दिया या नहीं दिया। आपका ये एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपका नेक्स्ट स्टैंडर्ड है ऐसे 505, उसमें और डिटेल में पढ़ाया है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखिए, However, external confirmations need not to be restricted to account balance only, correct? सिर्फ account balance में ही ये restrict नहीं होना चाहिए external confirmation, आप और चीज़ों के लिए भी external confirmation ले सकते हो। External confirmation procedures also are used to obtain audit evidence about the absence of certain conditions. For example, कि जैसे अब आपको गोइंग कंसर्न पे खतरा है या नहीं, या आप कंफर्मेशन आप बड़े सप्लायर्स, बड़े कस्टमर से भी ले सकते हो। क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या ये जो ऑडिटर एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा, क्या ये मैनेजमेंट की परमिशन लेने के बाद लेगा या खुद से ले लेगा, ये बोलकर कि मैं तो ऑडिटर हूँ, मैं जिससे चाहूँ उससे कंफर्मेशन लूँ? बताओ बताओ। परमिशन लेके। ऑडिटर जो है आपके मैनेजमेंट से परमिशन लेगा, उसके बाद ही वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन लेगा। नेक्स्ट है रिकैलकुलेशन। इसमें मतलब आप एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, यानी कि मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर रहे हो। फॉर एग्जांपल फॉरेन एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन थी, ठीक है, अब आप एज एन ऑडिटर फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होगा उससे कैलकुलेट करके देख रहे हो कि जो ये एंटिटी ने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है कि एक्यूरेट है या नहीं। तो रिकैलकुलेशन कंसिस्ट ऑफ चेकिंग द मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स, एंड रिकैलकुलेशन में बी परफॉर्म मैन्युअली और इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब आपका वही कैलकुलेटर या फिर सॉफ्टवेयर यूज करके। अब हमारा आता है नेक्स्ट रीपरफॉर्मेंस। रीपरफॉर्मेंस involves the auditor's independent execution of procedures or controls that were originally performed as part of the entity's internal control. इसका मतलब आपकी जो क्लाइंट की जिम्मेदारी थी, मतलब जो क्लाइंट का जो काम था करने का, वो आप दोबारा रिपरफॉर्म करके देख रहे हो एज एन ऑडिटर। जैसे क्लाइंट ने बीआरएस बना रखी है, ठीक है, अब आप एज एन ऑडिटर दोबारा बीआरएस बना के देख रहे हो, एंड देन चेक कर रहे हो कि जो क्लाइंट ने बनाई थी वो सही थी या नहीं थी। क्लाइंट ने कुछ भी प्रोसीजर्स या कंट्रोल्स जो कि उसकी जिम्मेदारी थी वो पहले ही परफॉर्म कर चुका था, मगर आप अब एज एन ऑडिटर आप दोबारा रिपरफॉर्म कर रहे हो वो सारी चीजें। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपने जो एज एन ऑडिटर बीआरएस बनाई होगी और जो क्लाइंट ने बीआरएस बना रखी होगी, ठीक है, आपने तो रिपरफॉर्म करा ना उस चीज को वापस बीआरएस बनाकर, तो अगर उनमें डिफरेंस आ गया बहुत ज्यादा तो आपका रोमम कैसा होगा? रोमम मतलब रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, हाई। यस, बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट में आता है, आई मीन नेक्स्ट टॉपिक में, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आपका एनालिटिकल प्रोसीजर में पूरा एक चैप्टर एक डेडिकेटेड है, प्लस आपका एसए 520 इसी के बारे में बताता है, पर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स में ध्यान से सुनना, आप रेशियोज या ट्रेंड्स निकालते हो जिससे आपको अनयूजुअल फ्लक्चुएशंस का पता लगता है, एंड फर्दर आप उन फ्लक्चुएशंस को इन्वेस्टिगेट करते हो। तो अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में इंक्वायरी। अब हम इंक्वायरी में करते क्या है? इंक्वायरी व्हाट? सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम नॉलेजेबल पर्सन्स। नॉलेजेबल पर्सन्स कौन? सही पूछा कि नॉलेजेबल पर्सन्स कौन? नॉलेजेबल पर्सन्स वो लोग टीसीडब्ल्यूजी या आपकी मैनेजमेंट। किन मैटर्स पे आप इंक्वायरी लेते हो? फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों में, विद इन द एंटिटी और आउटसाइड द एंटिटी। आउटसाइड द एंटिटी मतलब कौन लोग? ये क्वेश्चन पूछा, आउटसाइड द एंटिटी मतलब कौन लोग? मतलब एंटिटी के सप्लायर, क्रेडिटर, बैंक, आप इनसे भी तो इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हमारा नेक्स्ट है यूज इन एडिशन टू अदर ऑडिट प्रोसीजर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये चीज समझाने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या सिर्फ इंक्वायरी करना रेलेवेंट है? आई मीन क्या इंक्वायरी करने से आपको एक सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाएगा, या फिर आपको इस इंक्वायरी को और ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना पड़ेगा, तब आपको एक अच्छा ऑडिट एविडेंस मिलेगा जिससे ऑडिटर अपने कंक्लूजन ड्रॉ कर सके एंड देन फिर ओपिनियन दे सके। बताओ। अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना होगा। आपको इंक्वायरी को अदर ऑडिट प्रोसीजर्स के साथ कंबाइन करके यूज करना पड़ेगा, तब आपको जाके एक सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस मिलेगा। यानी आप इंडिपेंडेंटली सिर्फ इंक्वायरी को यूज करके ऑडिट एविडेंस नहीं पता लगा सकते। आई मीन
appropriate or sufficient audit evidence. नेक्स्ट है इट में रेंज फ्रॉम फॉर्मल रिटर्न इंक्वायरीज, मतलब आप रिटर्न लिखित में आप इंक्वायरी ले सकते हो, टू इनफॉर्मल ऑरल इंक्वायरीज. अब इनफॉर्मल ऑरल इंक्वायरीज क्या है? ये इनफॉर्मल ऑरल इंक्वायरीज मतलब जिसे क्लाइंट और ऑडिटर घूमने गए बाहर, ठीक है, और ऑडिटर ने अपनी स्किल यूज करके बातों बातों में क्लाइंट से बातें निकलवा ली एंड देन उसको नोट कर लिया एंड देन अगले दिन आकर मैनेजमेंट TCWG आई मीन पूरी एंटिटी के साथ डिस्कशन कर रहा है उन बातों पे, मतलब बातों बातों में अपना काम निकलवा लेना. देन हाउएवर इन केस ओरल इंक्वायरी से बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडिटर को कंसिडर करना चाहिए रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट एंड TCWG जहाँ पे उसको सही लगे. अब जैसे मतलब अब ऑडिटर ने क्लाइंट से बातों बातों में अपनी बात तो करवा ली, अपनी स्किल यूज करके बात तो निकलवा ली कि हाँ ये सब हो रहा है एंटिटी में, ये भी, बट नेक्स्ट डे उसको मैनेजमेंट और TCWG के साथ एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा कि देखो हमने कल क्लाइंट से बात करी थी, उसने ये बताया, अब आप उसका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दो टू कंफर्म रिस्पॉन्स टू सच इंक्वायरीज. मतलब अपना कंफर्मेशन के लिए ऑडिटर मैनेजमेंट और TCWG से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले लेगा. अब व्हाट ऑडिटर कैन गेट, अब इंक्वायरी से ऑडिटर को क्या क्या मिल सकता है? इंफॉर्मेशन नॉट प्रीवियसली प्रोसेस्ड, मतलब ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर के पास पहले नहीं थी पर अब उसको पता लग गई ओरल इंक्वायरी से. जैसे एग्जांपल कंपनी के ऊपर कोई केस चल रहा था तो वो उसको पहले नहीं पता थी पर अब उसको पता लग गई कि कंपनी के तो ऊपर केस चल रहा है, ओरल इंक्वायरी से उसने ऑडिटर ने खुद पता लगा लिया, तो ये आपको ऑडिटर को पता लग सकती है. कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस, कोरोबोरेटिव मतलब सपोर्ट. एग्जाम्पल ऑडिटर के पास पहले कोई इन्फॉर्मेशन थी पर अब उसको और डेटा मिल गया उस इन्फॉर्मेशन को सपोर्ट करने के लिए. कंपनी के ऊपर जो केस चल रहा था तो ऑडिटर को लग तो रहा था कि कंपनी हार जाएगी, बट उसको इंक्वायरी के बाद और कंफर्म हो गया कि हाँ कंपनी के हारने के चांसेस ज्यादा है. देन इंफॉर्मेशन दैट डिफर्स सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अदर इंफॉर्मेशन दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, यानी कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन. बेसिस फॉर द ऑडिटर टू मॉडिफाई परफॉर्म एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर ऑडिटर को कुछ ऐसी इनकंसिस्टेंसी मिलती है या फिर उनकी ऑडिट एविडेंस की रिलायबिलिटी में डाउट होता है तो वो देखेगा, उनको चेक करेगा कि क्या उसे अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ एडिशनल या फिर कुछ मॉडिफाई करना है या नहीं, प्लस उनका इफेक्ट अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स में भी कंसिडर करेगा. ऐसे ही इसमें है, अगर आपको इंक्वायरी में कुछ इनकंसिस्टेंसी मिलती है तो ऑडिटर को वो चेक करना पड़ेगा कि क्या अब उसको अपने ऑडिट प्रोसीजर्स में कुछ मॉडिफाई करना है या फिर कुछ ऐड करना है. तो अब हमारा SF 500 ऑडिट एविडेंस खत्म हुआ.